नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव, बीएसडीसी 134 की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की इस कक्षा में हम जैनेंद्र कुमार के माध्यम से हिंदी उपन्यास को समझने का प्रयास करेंगे। जैनेंद्र कुमार हिंदी के बहुत प्रतिष्ठित कथाकार हैं, निबंधकार हैं। प्रेमचंद के युग में ही जैनेंद्र के साहित्य का आरंभ होता है। प्रेमचंद से बहुत नजदीकी संबंध होने के बाद भी प्रेमचंद से उन्होंने अपना एक अलग रास्ता तैयार किया है। प्रेमचंद के साथ उनकी समानता इस मामले में हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद की तरह ही उन्होंने केवल गद्य की रचनाएं की हैं। व्यक्तिगत रूप से इतनी करीबी के बाद भी वो प्रेमचंद से एक अलग अपने रास्ते पर चलते हैं। प्रेमचंद के लिए समाज महत्वपूर्ण है और जैनेंद्र के लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण है। इसीलिए उन्हें मनोवैज्ञानिक साहित्यकार के रूप में या मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में हम देखते हैं। उनके सभी उपन्यासों में हमें ऐसी ही उनकी विचारधारा दिखाई देती है। सुनीता, त्यागपत्र, परख, सुखदा, कल्याणी, कोई भी उपन्यास हम उनका देखेंगे, जब हम आगे इस पर चर्चा भी करेंगे कि वो व्यक्ति के मनोविज्ञान पर विशेष बल देते हैं। जैन धर्म और गांधी दर्शन, ये दोनों भी हमें उनके साहित्य में दिखाई देता है। कहा जाता है कि अगर प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यासों को परिपक्वता दी है, तो जैनेंद्र ने उसे प्रौढ़ता दी है। जिस समय में जैनेंद्र का जन्म हुआ, जिस समय में उनका जीवन बीता, वो समय ही ऐसा था जिसमें पुरानी मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने की जरूरत महसूस हो रही थी। समाज सत्य की रूढ़ियों का व्यक्ति सत्य के आधार पर अब मूल्यांकन हो रहा था। प्रेम और विवाह संबंधी धारणाओं में आमूलचूल परिवर्तन हो रहे थे। तो जैनेंद्र की रचनाओं में भी हमें वही विचारधाराएं दिखाई देती हैं। घर बाहर, प्रेम और विवाह, लब्धि त्याग, मूर्त अमूर्त, ये सभी समस्याएं जैनेंद्र अपने रचनाओं में, अपने साहित्य में उठाते हैं। इसके लिए उन्हें बहुत सारी आलोचना भी सहनी पड़ी थी। उन्हें व्यर्थ की ओढ़ी हुई दार्शनिकता या बोझिल शब्दों का जाल, कई बार तो धन लोलुप और अहंकारी भी उन्हें कहा गया, लेकिन वो निर्द्वंद भाव से अपने साहित्य सृजन में लगे रहे। किसी भी साहित्यकार को उसकी रचना को जानने के लिए उसका हमें जीवन परिचय जानना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि युग चेतना, मन के संस्कार और जीवन की परिस्थितियां, ये तीन उपादान हैं जिनसे किसी भी साहित्यकार का व्यक्तित्व संवरता है और उसी के आधार पर वो रचनाएं करता है। तो अगर हम जैनेंद्र के जीवन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि उनका जन्म 2 जनवरी 1905 को कौड़ियागंज, अलीगढ़ जिले में हुआ था। ये जो तिथि है ये अनुमानित है, ये जैनेंद्र ने अपने हिसाब से रखी हुई है। उनका जो खानदान था वो पल्ली वालों का खानदान के नाम से जाना जाता था। उनके पिता का नाम था प्यारे लाल जी और ये प्यारे लाल जी कपड़े की पैक करते थे। जबकि उन्होंने पटवारी की परीक्षा पास की थी, लेकिन वो अंग्रेजों की नौकरी करना नहीं चाहते थे, इसलिए वो अपने पुश्तैनी काम में ही लगे रहे थे। वो भी बहुत अच्छे कहानी लेखक थे। जैनेंद्र के भीतर जो कहानी के संस्कार पड़े हैं वो शायद अपने पिता से ही आए थे। सकट चौथ के दिन उनका जन्म हुआ था, ऐसा जैनेंद्र अपने रचना में बताते हैं खुद से ही। तो इसलिए बताते हैं वो कि उनके घर के जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं थी उन्होंने उनका नाम सकटुआ रख दिया था। पिता को ये नाम पसंद नहीं था, तो पिता ने उनका नाम बदलकर आनंदी लाल रख दिया। 2 साल के जैनेंद्र हुए और उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माता श्रीमती रमा देवी बहुत हिम्मती महिला थी। उन्होंने अपने पुत्र को और साथ में 2 पुत्रियां, जो सुभद्रा और सौभाग्यवती, उनकी 2 पुत्रियां भी थी, उनके साथ वो अपने पिता यानी जैनेंद्र के नाना श्री गंगाराम जी के घर अतरौली आ गए। ये भी अलीगढ़ में ही है। और उन्होंने बहुत मेहनत के साथ, बहुत हिम्मत के साथ अपने बच्चों का पालन पोषण किया, खुद विद्याध्ययन किया और लगातार पढ़ाई करते हुए वो आगे बढ़ी और उन्होंने दिल्ली में जैन महिला आश्रम की वो संचालिका बनी। साथ में अपने जो उनके भाई थे यानी जैनेंद्र के मामा भगवान दीन, उनका सहयोग उन्हें लगातार प्राप्त हुआ। जैनेंद्र की जो शुरुआती पढ़ाई लिखाई है वो भी अतरौली में ही हुई। इसके बाद वो लगभग 7 वर्ष की अवस्था में 1911 में हस्तिनापुर मेरठ में उनके मामा भगवान दीन जी ने एक आश्रम बनाया था। उसके जो ऋषभ ब्रह्मचर्य आश्रम नाम था उसका, और उसमें जो शुरू के 5 विद्यार्थी जो उसमें दाखिल हुए थे उसमें जैनेंद्र भी थे। फिर धीरे धीरे आगे वो बढ़ते गए। वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे जैनेंद्र, लेकिन वो बोलने में बहुत संकोच करते थे। वो अंतर्मुखी प्रवृत्ति के थे, एकांत प्रिय थे। फिर 1919 में उन्होंने पंजाब से मैट्रिक किया। फिर उन्होंने काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश किया, लेकिन उसी समय गांधी जी का असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ और बाकी सभी बच्चों के साथ उन्होंने भी अपने महाविद्यालय को, अपने कॉलेज की पढ़ाई को छोड़ दिया।
फिर इसके बाद जब उनके मामा भगवान दीन गिरफ्तार हो गए, तो जैनेंद्र अपनी मामी की देखभाल करने के लिए नागपुर चले गए और वहीं पे जब नागपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ, तो उन्हीं के साथ बाकी लोगों के साथ उनकी भी गिरफ्तारी हुई। ये जैनेंद्र के लिए एक नया अनुभव था और जैनेंद्र को नागपुर सेंट्रल जेल भेजा गया। वो समय केवल 17.5 साल के थे। वहाँ पर जैसे जेल के बाकी काम होते हैं, छोटी-सी कोठरी में रहना, पटुआ कूटना, रस्सी बनाना, ये सारे काम वो भी करते रहे। जैनेंद्र का काम दिया गया था जब वो नागपुर में थे कि वो संवाददाता थे, लेकिन जो वहाँ के कलेक्टर थे, वो ये चाहते थे कि जैनेंद्र जो है वो सारा कोई भी सूचना देने से पहले, कोई भी संवाद देने से पहले उनको दिखाएँ। तो जैनेंद्र ने उसके लिए मना कर दिया। तो उन्हें कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया कि 10 बजे आप कोर्ट में हाजिर हो जाइए। जैनेंद्र ने उसके लिए भी मना किया। उन्होंने कहा कि नहीं सुविधा नहीं होगी, मैं 3:30 बजे आऊँगा। तो जैनेंद्र को जेल भेज दिया गया। नागपुर जेल से फिर उन्हें होशंगाबाद जेल भेज दिया गया। वहाँ पर जमनालाल बजाज, उनके मामा भगवान दीन और बहुत सारे लोगों से उनकी मुलाकात हुई, वो उनके साथ वहाँ पर थे। और जैनेंद्र 3 बार जेल गए हैं और इसके बाद 1932 के बाद उन्होंने किसी राजनीतिक आंदोलन में भाग नहीं लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो राजनीति से दूर हो गए। वो जीवन पर्यंत देश की सेवा करते रहे और राजनीति से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। जब आपातकाल लगा था, जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी, उस समय भी जैनेंद्र सक्रिय थे। इंदिरा गांधी से भी बहुत करीब थे, तो वो उनसे लगातार भेंट करते रहते थे, चर्चा करते रहते थे। साथ ही जयप्रकाश नारायण और उनके सहयोगियों से भी वो लगातार संपर्क बना के रखते थे और उनकी बातें, उनका पक्ष इंदिरा जी के सामने रखते थे, जिससे दोनों के बीच में कुछ तो समझौता हो सके। जैनेंद्र कभी भी सत्ता के उस तरह से साथ नहीं थे कि वो उसका लाभ लें, लेकिन वो लगातार देश की राजनीति पर अपनी एक दृष्टि रखते थे और उसके हिसाब से काम करते रहते थे। जैनेंद्र का विवाह 1929 में विश्वंभर सहाय जी की पुत्री भगवती जी से हुआ था। ये विवाह भी अपनी तरह का एक अनोखा विवाह था। इसमें कोई नए कपड़े या बाराती या उस तरह का विवाह नहीं था जैसे सामान्य तौर पे हो रहे हैं। यहाँ पर केवल भारत का नक्शा बनाया गया था और उस हिंदुस्तान का जो नक्शा था उसके ही 3 बार प्रदक्षिणा वर और वधू ने की थी। कुल 7 लोग विवाह में शामिल हुए थे और लगभग साढ़े 17 रुपए के आस-पास इसमें खर्च हुए थे। तो जैनेंद्र आदर्शों का केवल बात ही नहीं करते थे, वो आदर्शों का पालन भी करते थे। भगवती देवी बहुत अच्छी पत्नी थी, बहुत मेहनती थी, साथ ही वो बहुत अच्छी समाज सेविका थी। उनके हर विषय पर अपने विचार होते थे, जिनको वो खुलकर रखती थी और उसके हिसाब से ही अपना जीवन जीती थी। पारिवारिक परिचय अगर उनका हम देखें तो उनकी 3 कन्याएँ और 2 पुत्र थे। उनके जो बड़े पुत्र थे दिलीप, उनकी जल्दी युवावस्था में ही मृत्यु हो गई थी। जैनेंद्र उसके बाद बहुत बीमार भी हो गए थे। जो छोटे पुत्र प्रदीप थे, वो उनके साथ हमेशा रहे, अंत तक रहे और जैनेंद्र को हमेशा ही जैसा हम देख रहे हैं कि बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनकी माता ने उनको पाला है, तो आर्थिक समस्याओं का सामना बहुत करना पड़ा था। बड़े होने के बाद भी उन्हें कोई ये नहीं कह सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते नहीं थे, बहुत संकोची थे, तो उन्हें कोई बहुत नौकरी नहीं मिली। एक बार उन्होंने बस नौकरी की थी और उसमें भी जो चेक उन्हें मिला, जितने पे वो तय हुई थी नौकरी, उससे कम का मिला और वो भी बाउंस हो गया। तो उसके बाद उन्होंने नौकरी नहीं की। उन्होंने एक फर्नीचर का व्यवसाय किया, ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन तब तक वो जेल चले गए, तो उनके जो साझेदार थे, उन लोगों ने भी वो व्यवसाय हथिया लिया। इसी बीच में उनकी खेल कहानी जो थी, वो विशाल भारत में छपी थी। उसका ₹4 का मनी ऑर्डर मिला था जैनेंद्र को और ये वो बताते हैं कि जैसे वो उनके लिए एक जीवनी शक्ति थी, कि इस तरह से भी हम पैसा कमा सकते हैं, मैं अपनी लेखन शक्ति का उपयोग कर सकता हूँ। उसके बाद पुस्तक का प्रकाशन होता रहा, लेकिन कभी भी बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति उनकी नहीं रही। 1951 में उन्होंने अपना एक प्रकाशन केंद्र खोला, पूर्वोदय प्रकाशन। उसके माध्यम से ही जैनेंद्र का ज़्यादातर साहित्य, साहित्य प्रेमियों के सामने आ पाया है। जीवन भर वो किराए के मकान में ही रहे, अपने अंत समय में भी बोलते-बोलते ही एक संगोष्ठी में ही उनको पक्षाघात का दौरा पड़ा था और उसके बाद 2 साल बाद उनकी 1988 में उनकी मृत्यु हो गई थी। जैनेंद्र के साहित्य साधना पर आप नज़र डालते हैं तो जैनेंद्र ने कब से साहित्य साधना शुरू की इसको बिल्कुल सही से वो खुद भी नहीं बता पाते, लेकिन वो ये कहते हैं कि चतुर्सेन शास्त्री की एक गद्य काव्य अंतस्थल, उससे वो बहुत प्रभावित हुए थे और उसके आधार पर उन्होंने अपनी पहली रचना संभवतः उन्होंने की थी देश जाग उठा। ये रचना एक अवारी नाम के इंजीनियर थे, उन्होंने सशस्त्र सत्याग्रह किया था, उसके जीवन पर आधारित थी। माखनलाल चतुर्वेदी जी के पास कर्मवीर में ये छपने गई थी, कुछ कारण रहे, ये छप नहीं पाई थी। इसके बाद जैनेंद्र ने एक और रचना की देवी अहिंसे।
इसको चतुर्सेन शास्त्री जी ने बहुत पसंद किया और उसको इन्होंने भेजा विशाल भारत में छपने के लिए। लेकिन क्योंकि चतुर्सेन जी ने छपने के लिए भेजा था, इसलिए वो उन्हीं के नाम से छप गई। तो ये भी जैनेन्द्र की रचना नहीं रही। इसके बाद जैनेन्द्र बताते हैं कि उनकी जो एक कहानी थी, वो उन्होंने हंस में छपने के लिए भेजी थी। और हंस में वो कहानी इतनी अच्छी थी कि प्रेमचंद जी को ऐसा लगा कि ये कहानी कहीं अनुवाद तो नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने इसका जवाब मांगा तो प्रेमचंद ने दूसरी कहानी भेज दी। इसके पहले जो कहानियां उन्होंने लिखी थी, वो अपने एक मित्र जो कालीचरण शर्मा थे, उनकी पत्रिका थी ज्योति, उसके लिए लिखी थी। यह हस्तलिखित एक पत्रिका थी जो छात्राओं के लिए निकाली जाती थी। तो यही इसकी जो कहानियां थी वो बाद में दूसरे कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई, जैसे देश प्रेम, फोटोग्राफी, खेल, चोरी, ये सब जो कहानियां थी, ये उसी हस्तलिखित पत्रिका ज्योति के लिए वास्तव में लिखी गई थी। ये जो स्पर्धा कहानी जो जैनेन्द्र ने पूछा था कि अनुवाद है कि नहीं, इसके बाद जैनेन्द्र ने अंधे का भेद कहानी भेजी थी, जो हंस के विशेषांक में छापी गई और इसको बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। फिर इसी बीच में उनकी खेल कहानी, जिसका हम जिक्र पहले कर चुके हैं, जो विशाल भारत में छपी और इस पर उनको पहली बार पारिश्रमिक मिला। इसके बाद 1929 में उन्होंने 3 कहानियां फांसी नाम से ऋषभ जैन जी ने छापी थी। और ये जो फांसी जो ये 3 कहानियां थी, ये क्रांतिकारियों के बीच बहुत लोकप्रिय हुई थी। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, जिन्हें मगेर के नाम से जानते हैं, इन्हीं इसी एक कहानी के माध्यम से जैनेन्द्र से इनका परिचय हुआ था। और वात्स्यायन जी उस समय जेल में थे, तो उन्होंने जेल से अपनी कुछ रचनाएं जैनेन्द्र के पास भेजी और जैनेन्द्र जी को, क्योंकि वो रचनाएं वात्स्यायन जी की है ये नहीं बताना था, उनका नाम छुपाना था, तो जैनेन्द्र ने उन्हें नाम दिया था अज्ञेय। और बाद में फिर अज्ञेय जी की सारी रचनाएं अज्ञेय के नाम से ही आती रही। जैनेन्द्र जी का बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं से और साहित्य प्रेमी वो थे, इसलिए साहित्यकारों से परिचय रहा, वो उनके संपर्क में आए और उनसे उन्होंने प्रेरणा ग्रहण की। माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन सभी लोगों ने एक तरह से जैनेन्द्र के व्यक्तित्व का निर्माण करने में, उनके साहित्य का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाई है। नाथूराम जी के साथ उनका संपर्क बहुत अच्छा रहा। उनका जो पहला उपन्यास परख था, जिस पर उन्हें हिंदुस्तानी अकादमी का पुरस्कार भी मिला, जिसने पूरे हिंदी साहित्य में धूम मचा दी थी, वो उन्होंने ही छपवाया था। फिर इसके बाद धीरे-धीरे त्यागपत्र, सुनीता, कल्याणी उपन्यास या इसी तरह से उनके जो कहानी संग्रह हैं, एक रात, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, दो चिड़िया प्रकाशित होते रहे। साथ में उनके बहुत ही सारे निबंध, संस्मरण, ये सब भी प्रकाशित हुए। वो एक अच्छे निबंधकार भी हैं। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रेय, इतस्ततः, ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं जो जैनेन्द्र की विचारधारा के साथ-साथ उनके सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, राजनीतिक जीवन सब पर प्रकाश डालते हैं, उनकी विचारधारा को सामने लेकर आते हैं। संस्मरण और यात्रा संबंधी पुस्तकें भी जैनेन्द्र ने लिखी। कश्मीर की वो यात्रा, ये और वे, प्रेमचंद एक कृति व्यक्तित्व, मेरे भटका, ये बहुत अच्छी रचनाएं हैं जो जैनेन्द्र की पहचान है। फिर कुछ समय तक जैनेन्द्र ने कुछ रचनाएं नहीं की। उन्हें ये लगता था कि हमें शारीरिक श्रम के द्वारा अपना जीवन यापन करना चाहिए, तो उन्होंने थोड़ा-सा खेती में भी हाथ आजमाया, अलग-अलग और बहुत सारे काम किए। बहुत सालों के बाद उन्होंने फिर से रचनाएँ शुरू की। इसलिए जो उनकी बाद की रचनाएँ हैं, सुखदा, विवर्त, अनंतर, दशात, ये सब बीच के काफ़ी गैप के बाद आते हैं। सुखदा के साथ फिर उनका बोल के लिखवाने का क्रम आरंभ हुआ और वो उनका अंत तक चलता रहा। अपने साहित्यिक जीवन और राजनीतिक जीवन के साथ-साथ जैनेन्द्र सार्वजनिक जीवन से भी जुड़े रहे थे। स्वतंत्रता के पहले भी और उसके बाद भी। वो सार्वजनिक जीवन में बहुत क्रियाशील थे। 1935 में प्रेमचंद की जो हिंदुस्तानी सभा थी, उसमें विभिन्न भाषाओं के साहित्यों के पारस्परिक परिचय और संगम के लिए जैनेन्द्र ने भारतीय साहित्य परिषद के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। और इस प्रस्ताव का ही कार्यान्वयन हुआ और इसका पहला अधिवेशन नागपुर में हुआ था 1936 में। जैनेन्द्र ने हंस की स्थापना में भी प्रेमचंद का सहयोग किया था। वो कुछ समय इसके संपादक भी रहे थे। स्वतंत्रता के बाद जैनेन्द्र को यूनेस्को के नेशनल कमीशन के जनरल काउंसिल का सदस्य बनाया गया था। इसके साथ ही जो उसकी अनुवाद उप समिति और गांधी विचार प्रस्तवन उप समिति थी, उसके भी वो सदस्य रहे थे। एशियाई लेखक सम्मेलन के संयोजक और अंतर्राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष भी वो रहे। इसी तरह जब टॉलस्टॉय शताब्दी परिषद रूसू साहित्य महोत्सव में वो भारत के प्रतिनिधि रहे। 1979 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
भिन्न-भिन्न उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए। उन्हें हिंदुस्तानी अकादमी का पुरस्कार परख पर प्राप्त हुआ था। इसके साथ मुक्तिबोध पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। समय और हम उनकी जो कृति है उस पर उन्हें हरजिमल डालमिया का पुरस्कार प्राप्त हुआ। 85 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से उन्हें भारत भारती का पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ही अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ, उसमें उन्हें जो का सर्वोच्च पुरस्कार है मंगला प्रसाद पारितोषिक वो भी उन्हें मिला। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण दिया। आगरा और दिल्ली विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की। यानी अपने पूरे जीवन काल में जैनेंद्र अलग अलग प्रकार से साहित्य रचना में साथ ही समाज की सेवा में संलग्न रहे और इसके लिए उन्हें पर्याप्त सम्मान और पुरस्कार भी प्राप्त हुए। उनकी रचनाओं पे अगर हम नजर डालें ना, तो हम ये पाते हैं कि उनका पूरा जो रचना संसार है वो उनकी ही अंतःचेतना का प्रतिफल है। जो संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में झेले हैं, जो उन्होंने अनुभूतियां की हैं, जिस नजरिए से वो समाज को और संसार को देखते हैं, उसको ही कल्पना के सहारे से वो सामने लेकर आ जाते हैं। उनके जो साहित्यिक संस्कार हैं वो उस काल में परिपक्व हो रहे थे जब देश में एक तरह का आदर्शवाद था। लेकिन स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा चल रहा था। लेकिन ये नारा देश की आजादी के लिए था, यानी बाह्य तत्वों के लिए था, श्वेतों के विरुद्ध था। लेकिन कोई स्त्री अपने घर के भीतर अपनी देह को लेकर अपने दाम्पत्य के भीतर भी स्वराज्य मांग सकती है, ये विचार उस समय किसी के दूर दूर तक मस्तिष्क में नहीं था। जैनेन्द्र ने इसको समझा था। उनकी जो पात्र हैं, चाहे वो परख की कट्टो है या त्याग पत्र की मृणाल है, वो उसके उदाहरण है जहां वो अपने शरीर पर, अपने जीवन पर अपना अधिकार चाहते हैं। तो जैनेन्द्र के पुरुष पात्र और नारी पात्र दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन नारी पात्रों पर जैनेन्द्र ने विशेष जोर दिया है। उनके नारी पात्र बहुत महत्वपूर्ण है और वो जो नारी पात्र हैं वो एक परिवर्तित भूमिका का निर्वहन अपने उन रचनाओं में कर रहे हैं। नारी के मानसिक संघर्ष को, उसके जो सामाजिक और आर्थिक उसका शोषण होता है, उसके खिलाफ जैनेन्द्र ने लिखा है। उनकी हर रचना में पति, पत्नी और प्रेमी या प्रेमिका का त्रिकोण आता है। जैनेन्द्र की अपनी एक मान्यता थी, उनको लगता था कि कभी भी जो विवाह है वो तो समझौता है, वो एक संबंध है, लेकिन प्रेम और विवाह का उतना संबंध नहीं है। उनकी एक मान्यता थी, जो अद्भुत सी मान्यता है, कि पत्नी और प्रेमिका कभी एक नहीं हो सकती। तो ये त्रिकोण उनकी रचनाओं में उभर के सामने आता है। अगर शिल्प के दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो भी हम देखते हैं कि जैनेन्द्र जो है वो कथा साहित्य को एक नया मोड़ दे रहे हैं। वो बाह्य यथार्थ के उतने पक्षधर नहीं है, ना ही वो आदर्शवाद की उतनी बातें करते हैं। उनके केंद्र में तो हमेशा व्यक्ति और उसकी वैयक्तिकता होती है। उनकी जो भाषा है वो मंत्र भाषा यानी सूत्र भाषा होती है, बहुत कसी हुई है, गंभीर है, बहुत ही उनकी जो शैली है वो भी अलंकरण से दूर है। उनकी अभी हम रचनाओं को एक-एक करके आगे देखते हैं और तब उनके जो शिल्प पक्ष है उस पर भी नज़र डालते हैं। यहाँ हम उनके जो कहानी संग्रह है उस पर ज़्यादा बात ना करके हम केवल उनके उपन्यासों पर ज़्यादा बात करेंगे। उनकी कहानी संग्रहों में उनके नाम आप जान सकते हैं, फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जयसंधी, ये सब उनके कहानी संग्रह हैं। और उनकी कहानियों में भी हम प्रेमचंद से अगर उनकी तुलना करें तो हम ये पाते हैं कि उनके पात्र, उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनके विषय हैं, वो प्रेमचंद से बिल्कुल अलग है। क्योंकि प्रेमचंद ने सामाजिक विषयों पर, सामाजिक समस्याओं पर ध्यान दिया है, लेकिन जैनेन्द्र ने व्यक्ति पर ध्यान दिया है। जैसे पत्नी कहानी को हम ले लेते हैं, तो पत्नी कहानी में जो पति है वो राजनीतिक कार्य करता है, वो समाज सेवक है, देश सुधार की बड़ी बड़ी बातें करता है, और उसकी पत्नी वो बिल्कुल निरक्षर है, घरेलू महिला है, अपनी गृहस्थी में ही सुखी है और वो अपने पति को बहुत सम्मान की नज़र से देखती है और उसको लगता है मेरा पति कितना बड़ा है, वो कितनी बड़ी-बड़ी बातें करता है, उसको कितनी समझदार है वो, क्या हम भी ऐसा कभी कुछ कर पाते? तो लेकिन यहाँ पर अगर प्रेमचंद विषय बनाते तो वो जो उसका पति है वो प्रेमचंद का विषय होता। प्रेमचंद उसे लेकर कहानी रचते। वो क्या-क्या समाज के लिए कर रहा है, इस पर वो कहानी रचते। लेकिन प्रेमचंद की नज़र पति पर नहीं है, उनकी नज़र उसकी पत्नी पर है। वो जो उपेक्षित है, वो जो घर में केवल अपने पति की बातें सुनती है और सोचती है कि थोड़ी-सी पति हमसे भी इस बारे में बातें करती, कुछ बातें वो हमारे साथ भी कर सकते। तो जैनेन्द्र को पत्नी का जीवन ज़्यादा साहित्यिक लगता है। वो उसकी विचारधारा, उसकी सोच, वो क्या चाहती है, उस पर वो ध्यान देते हैं। तो ये प्रेमचंद और ज्ञानेन्द्र का अंतर है। इसी तरह
यही अंतर आपको उनके उपन्यासों में भी दिखाई देगा। जैनेंद्र के उपन्यासों का फलक काफी लंबा है। उनका पहला उपन्यास परख से लेकर के उनके अंतिम उपन्यास दशार्थ तक, यानी जैनेंद्र आजादी से पहले भी लिख रहे हैं और जैनेंद्र आजादी के बाद भी लिख रहे हैं। दोनों में, प्रेमचंद और जैनेंद्र में, ये अंतर जरूर हमें दिखाई देता है विषय के साथ साथ कि प्रेमचंद के उपन्यासों का फलक लगातार विस्तृत होता गया है, विकास करता गया है। प्रेमचंद जो है, उन पहली रचना से लेकर उनकी जो अंतिम रचना गोदान आती है, तो गोदान में वो सबसे अधिक परिपक्व रूप में सामने आते हैं। उनकी सबसे अच्छी रचना अगर उपन्यास में कहा जाए तो वो गोदान है। यानी जो प्रेमचंद है वो लगातार विकास कर रहे हैं। लेकिन जैनेंद्र के साथ ऐसा नहीं है। जैनेंद्र की जो आरंभिक रचना है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसके परख, सुनीता, त्यागपत्र, ये 3 उपन्यास उनके हैं जो उनके सबसे अच्छे उपन्यास हैं। और फिर धीरे धीरे बाद में जैसे वो अपने ही विचारधारा की, उनका विकास नहीं होता, वो वही चीजें बार बार उपन्यासों में आती हैं, वही दर्शन, वही विचारधारा, कुछ नवीनता उनमें नहीं रह जाती, कुछ विकास नहीं दिखता। तो यहाँ पर जैनेंद्र प्रेमचंद से थोड़े कम सिद्ध होते हैं। जैनेंद्र ने राजनीति को पृष्ठभूमि के रूप में ही इस्तेमाल किया है। कभी भी वो प्रत्यक्ष रूप से किसी भी राजनीतिक आंदोलन या किसी भी जो उस समय के जो स्वराज्य आंदोलन चल रहे हैं या जो स्वराज्य के बाद है, वो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आते, वो पृष्ठभूमि के रूप में आते हैं। जैसे हरिप्रसन्न है सुनीता का पात्र, वो क्रांतिकारी दल का सदस्य है। इसी तरह और भी पात्र बीच बीच में क्रांतिकारी बन जाते हैं या कोई कोई किसी चीज में भाग लेने चलते हैं, कोई युद्ध में चला जाता है। लेकिन ज्ञानेंद्र किसी का भी क्रांतिकारियों का पक्ष या समर्थन करने के लिए नहीं लिख रहे हैं, वो देश की व्यवस्था बताने के लिए या किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम में हम लड़ रहे हैं उसको बताने के लिए नहीं लिख रहे, ना जनता को उसके प्रति सचेत करने के लिए लिख रहे हैं। वो केवल व्यक्ति की मानसिकता को दिखाने के लिए लिख रहे हैं, उसके मनोविज्ञान को दिखाने के लिए लिख रहे हैं। इसीलिए उनको मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहा गया। और कई बार तो हमें ये दिखाई देता है, जयदेव, कभी हम जब आगे उनकी रचनाओं पर बात करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो क्रांतिकारी आते हैं बीच बीच में उनकी रचनाओं में, वो कुंठित व्यक्तित्व है। ऐसा लगता है कि जैसे जो कुंठित होता है, जीवन में हार रहा है, जो उसको पराजय मिल रही है, जो अपने जीवन में संतुष्ट नहीं है, वो जाकर क्रांतिकारी बन जाता है। ये भी एक अजीब सी चीज जैनेंद्र की रचनाओं में दिखाई देती है, जिससे बहुत से लोग सहमत नहीं होते हैं। जैनेंद्र के पात्र कई बार एकांत भी दिखाई देते हैं। पुरुष पात्र तो विशेष तौर पर कुंठित है और जो नारी पात्र है वो उनकी कुंठाओं को खोलने का काम करते हैं। तो जैनेंद्र के पात्र अपने समय का प्रतिनिधित्व नहीं करते, अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वो एक व्यक्तिगत पात्र है, उनका अपना व्यक्तित्व है। जैसे प्रेमचंद के पात्र वर्गगत पात्र है। अगर हम कहें प्रेमचंद का होरी तो वो किसानों का प्रतिनिधि है, अगर हम कहें गोदान में ही अगर राय साहब है, जमींदार है, तो वो जमींदार वर्ग के प्रतिनिधि है। लेकिन जैनेंद्र कुमार के यहाँ कोई भी पात्र ऐसा नहीं है जो किसी भी वर्ग का प्रतिनिधि हो, हर व्यक्ति अपने आप में एक अलग व्यक्ति है। इसके बाद अगर हम जैनेंद्र के उपन्यासों का आकार देखें तो वो बहुत छोटे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मनोविज्ञान का सहारा लिया है। उनका कभी भी जो उनका उद्देश्य है वो यथार्थ का चित्रण करना नहीं है, इसलिए जो कथा भूमि है वो बहुत संक्षिप्त है। इसीलिए उनके पास पात्र संख्या कम है। प्रेमचंद समाज की समस्या को सामने लेकर आते हैं तो समाज के हर वर्ग का पात्र उनके उपन्यासों में होता है, इसलिए पात्र संख्या भी बड़ी होती है और कथा वस्तु भी बहुत बड़ी होती है। लेकिन जैनेंद्र के यहाँ ये दोनों ही बहुत सीमित, संक्षिप्त हैं। कहानी तो कभी कभी बहुत ही कम है, नाम मात्र की है, घटनाएं कभी कभी बहुत कम है, 1 या 2 घटनाओं में पूरा उपन्यास हो जाता है। उनके में व्यक्ति की कथा जैनेंद्र में ज्यादा चलती है। वातावरण और संवाद बहुत कम होते हैं, उपदेश तो होते ही नहीं, संदेश वो कोई देना नहीं चाहते, कोई समस्या का समाधान प्रस्तुत करना नहीं चाहते, वो कोई समाज सुधार की आकांक्षा से जैनेंद्र नहीं लिख रहे, इसलिए वो कम से कम अपने उपन्यासों में बोलते हैं। उनके पात्र भी कम बोलते हैं, चिंतन पक्ष प्रधान है। उनके शुरुआत वाले उपन्यासों पर ही ज्यादा जोर दिया गया क्योंकि वही उपन्यास उनके ज्यादा बेहतर हैं, जिनमें हमने 3 नाम आपको बताए थे, परख, त्यागपत्र और सुनीता। अभी हम इन उपन्यासों के बारे में बात करेंगे एक एक करके। इस बीच में केवल हमें ये जानना है, जो जैनेंद्र पर आरोप लगते हैं कि जैनेंद्र का जो दर्शन है वो समाज से पलायन का दर्शन है। जैनेंद्र अपने पात्रों को कई बार अनैतिकता की तरफ धकेलते हैं और उसके लिए आध्यात्मिकता की बात करते हैं कि यही आध्यात्मिकता है, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बड़ा दर्शन उसमें लेकर आते हैं। क्या सच में ऐसा है? ये हम उनके उपन्यासों के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहला उपन्यास, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि परख है, जो 1929 में लगभग प्रकाशित होता है। ये 142 पेजों का उपन्यास है, केवल 142 पेज इसमें है।
और इसकी जो नायिका है कट्टो, जैनेंद्र की पहली जो प्रेयसी थी वो उसका ही साहित्यिक रूप है। कट्टो बाल विधवा है। इसमें कुल 4 पात्र हैं, सत्यधन है, कट्टो, गरिमा और बिहारी। और कट्टो बाल विधवा है, 5 साल की आयु में वो विधवा हो गई है। तो जब विधवा हो गई है तो उसको विवाह करने का और प्रेम का कोई अधिकार नहीं है। देखिए कट्टो को ये मान्यता, उसका वो विरोध करती है, उसको ये पसंद नहीं है। उसके जीवन में 2 युवक आते हैं, एक है सत्यधन और एक है बिहारी। सत्यधन बहुत आदर्शवादी है, जबकि बिहारी व्यवहारिक है। और दोनों ही युवक कट्टो को चाहते हैं कि वो पढ़ाई लिखाई करे, वो आगे बढ़े। तो जो कट्टो है वो आदर्शवादी सत्यधन से ज्यादा प्रभावित होती है, उससे प्रेम करने लगती है। लेकिन जो बिहारी की बहन है गरिमा, उसके साथ सत्यधन का विवाह होता है। और कट्टो आत्मपीड़ा को स्वीकार करती है और अपने लिए जो उसने सिंदूर की डिबिया खरीदी थी वो गरिमा को भेंट दे देती है और उसके जीवन से चली जाती है। और यहाँ तक कि जो उसको सारी संपत्ति अपने ससुराल से मिली हुई थी वो भी वो सत्यधन को दे देती है। बाद में उसका कट्टो का विवाह बिहारी से हो जाता है। लेकिन ये विवाह भी केवल कहने का विवाह है, कोई सामाजिक विवाह नहीं। ये उसको आध्यात्मिक विवाह का नाम देती है और ये कहती है कि आज मेरा विवाह पूर्ण हुआ है, अब वैधव्य मेरा सार्थक हुआ। यानी विवाह में भी शरीर पक्ष कहीं शामिल नहीं है। यहाँ पे जैनेंद्र विधवा विवाह का समर्थन नहीं करते हैं, वो विधवा को केवल नाम के लिए विवाह है, वो विधवा ही रहेगी। तो इस तरह से जो जैनेंद्र की जो एक अवधारणा है वो थोड़ी थोड़ी हर उपन्यास में अप्रत्याशित है, थोड़ी अलग सी है, इसमें भी ऐसे ही दिखाई देती है। इसका अनुवाद तेलुगु, गुजराती, तमिल में हुआ, इसको पुरस्कार भी मिला। इसके बाद उपन्यास इनका आता है सुनीता। सुनीता उपन्यास इनका सबसे ज्यादा चर्चित भी है और बहुत विवादास्पद उपन्यास भी रहा। इस उपन्यास में भी केवल 3 ही पात्र हैं। सुनीता है, उसका पति है श्रीकांत, और उसका एक मित्र है उनके पति का, हरिप्रसन्न, जो क्रांतिकारी है। और ये सुनीता बीच में है जो दोनों को जोड़ रही है। हरिप्रसन्न श्रीकांत के घर भागकर आया हुआ है, वो क्रांतिकारी है तो उसके घर आया है और सुनीता के प्रति वो आकर्षित हो जाता है। अब यहाँ पर श्रीकांत अपनी पत्नी से कहते हैं कि वो किसी भी तरह से हरिप्रसन्न, वो जानते हैं कि वो कुंठित है तो वो उसको प्रसन्न रखने का प्रयास करे। उसको संकेत देते हैं कि इसको, इसकी कुंठाओं को खोलो, और वो एक योजना बना करके घर से बाहर चले जाते हैं जिससे हरिप्रसन्न और सुनीता को बात करने का अवसर मिल सके। सुनीता चाहती थी कि हरिप्रसन्न उसकी छोटी बहन से विवाह कर लें, लेकिन हरिप्रसन्न तो सुनीता के प्रति आकर्षित थे, वो मना करवा देते हैं। इसके बाद सुनीता और हरिप्रसन्न क्रांतिकारी के दल में कुछ बातें करने के लिए जा रहे हैं रात में अकेले, और वहां पे हरिप्रसन्न सुनीता के प्रति अपना समर्पण की इच्छा जाहिर करते हैं और सुनीता उनके सामने निर्वस्त्र हो जाती है कि किसका समर्पण तुम चाहते हो, मुझे किस रूप में चाहते हो, जिस रूप में चाहो ले लो। अब वो नारी का जब ये रूप देखते हैं तो वो जो हरिप्रसन्न है वो घबराकर वहां से भाग जाते हैं। सुनीता अपने घर आती है और स्वाभाविक रूप से जैसे कुछ हुआ ही नहीं, अपनी गृहस्थी में रम जाती है। जहां पर भी क्रांतिकारी जो है वो कुंठित है, उसकी कुंठा को खोलने का काम सुनीता को करना है। जो ये उपन्यास है, इस उपन्यास में जो सुनीता है, उपन्यास ये ऋषभ चरण जैन जी के दबाव डालने पर लिखा गया उपन्यास था। इसका जो शुरुआत का 2/3 हिस्सा था, ये एक चित्रपट नाम की पत्रिका प्रकाशित होती थी, उसमें छपा था। इस, जैसे कि हम बता चुके हैं, ये सबसे विवादास्पद कृति है। ये क्रांतिकारी कृति मानी गई, जहाँ पे समाज की जो रूढ़ियां थी, जो मान्यताएं थी, उसको बिल्कुल तोड़ने का प्रयास किया गया कि एक स्त्री ऐसा भी कर सकती है, और जिसमें उसके पति का सहयोग उसको प्राप्त है। इसके बाद उपन्यास आता है त्यागपत्र, जो 1937 में आता है। ये बहुत अच्छा उपन्यास माना गया, ये सबसे ज्यादा सुनीता के बाद लिखा गया है और सुनीता से भी ज्यादा ये उपन्यास चर्चित हुआ। इसका जो लेखन हुआ है ये 36 में हुआ है और इसका प्रकाशन 35 में हुआ है। इस जनेन्द्र का सबसे अच्छा उपन्यास माना गया है। इसमें भी नारी की जो आत्मव्यथा है वो दिखाई देती है। यहाँ पर भी जैनेंद्र कोई समाधान नहीं देते, केवल संकेत देते हैं। और इसमें जो एक पंक्तियां हैं जो जैनेंद्र के लिए हर उपन्यास में सही सिद्ध होंगी कि वो सृष्टि गलत है, समाज गलत है, जीवन ही हमारा गलत है, इसमें कोई तर्क नहीं है, कोई संगति नहीं है। ये इसकी उपन्यास की पंक्तियां हैं जो बार बार जैनेंद्र के लिए कोट की जाती हैं। नारी जीवन का जो संघर्ष परख में दिखाया था उन्होंने, वही संघर्ष यहाँ पर त्यागपत्र में भी दिखाई देता है। और जो उसकी मुख्य पात्र है मृणाल, वो एक दीन पात्र है। उसका चरित्र ऐसा है जहां वो हर चीज खोती ही जा रही है, आत्म पीड़ा में ही बाद में वो अपने आप को इतना पीड़ित करती है कि वही उसका जीवन बन जाता है, और उसके बाद भी वो समाज का उपकार करती चलती है। तो ये भारतीय नारी एक इस रूप में दिखाई दे सकती है, ये भी उसका एक क्रांतिकारी प्रवेश था। ये जो रूढ़ियां हैं हमारी, जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं हमारी, उसके विरोध का ये उपन्यास है। ये पूरी तरह से उपन्यास को देखें तो एक औरत की वीरता की कथा है।
जो हमारी समाज व्यवस्था है, उसकी मान्यताओं को ये उसके विरुद्ध एक विद्रोह है। और ये विद्रोह भी बहुत मुखर नहीं है, शांत रहकर, चुपचाप सहते हुए विद्रोह करना है ये। एक तरह से एक अदालत लगा देते हैं ज्ञानेंद्र की, अब आप देखिए कौन सही है, कौन गलत है, तय करिए। इसका जो न्यायाधीश है वो जनता है, जो पाठक है वो है। इस उपन्यास का अनुवाद अमृता प्रीतम ने किया था पंजाबी में। इसके साथ-साथ तेलुगु, गुजराती, मराठी, बंगाली, अरबी, अंग्रेजी सभी में इसके अनुवाद हुए। ये उपन्यास जो है वो अगर इसकी कथा में हम जाएँ, तो हम ये देखते हैं कि इसमें मृणाल है और इसकी कथा पे हम विस्तार में बाद में बात करेंगे आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में ये उपन्यास है, तो इस उपन्यास पर हम थोड़ा-सा बाद में विस्तार से चर्चा कर लेंगे। इसके बाद इसका उपन्यास आता है कल्याणी। कल्याणी जो उपन्यास है ये 1940 में लिखा गया है। 38 में इसकी रचना हुई है और प्रकाशन 40 में हुआ है। ये आत्मकथा शैली में लिखा है और उड़िया की एक बहुत सफल कवियत्री हैं कुंतला कुमारी। उनके जीवन को आधार बनाकर ज्ञानेंद्र ने ये उपन्यास लिखा था। इस उपन्यास में भी दिखाई देता है कि जो हमारी पुरुष प्रधान संस्कृति है, वो किस तरह से एक नारी को उभरने नहीं देती, उसका शोषण करती है और उसका एक संवेदनशील नारी पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या हो जाती है, ये इस कल्याणी उपन्यास में दिखाया जाता है। कल्याणी इसके मुख्य पात्र है, वो विदेश में गई है, वो डॉक्टरी वहाँ से पढ़कर लौटी है। वहाँ वो किसी से प्रेम करती थी, लेकिन उससे उसका विवाह नहीं होता। यहाँ भारत आने पर उसका विवाह डॉक्टर असरानी से हो जाता है और असरानी जो है वो बहुत ही लोभी हैं। साथ ही वो बिल्कुल जो जैसे कि भारतीय पति ज़्यादातर होते हैं, वो लगभग वैसे हैं, पुरुष प्रधान सत्ता के परिचायक वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। कल्याणी उन्हें कभी पसंद नहीं करती और उसका पारिवारिक जीवन पूरी तरह से तनावपूर्ण हो जाता है। असरानी जो है वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी किसी भी दूसरे पुरुष से कभी भी बातें करे, किसी तरह का संवाद रखे। तो अब कल्याणी को ये लगता है कि या तो वो जो विवाह करने के बाद एक स्त्री या तो पत्नी बन जाए, केवल पत्नी बनकर रहे, और या उसका अस्तित्व पूरी तरह पति पर निर्भर हो, और या फिर अब वो डॉक्टरी तो कर ही नहीं सकती, अब वो डॉक्टर बने कि पत्नी बने, वो दोनों उसके लिए एक साथ वो दोनों हो ही नहीं सकती है। यानी एक स्त्री के पास ये चयन का अधिकार ही नहीं, एक साथ वो दोनों चीजें नहीं हो सकती कि वो पत्नी भी रहे और वो डॉक्टर भी रहे, जबकि पुरुष तो पति भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, लेकिन पत्नी नहीं हो सकती है। विवाह से पहले वो कन्या है, विवाह के बाद वो पत्नी हो जाती है, स्त्री तो वो कभी है ही नहीं। तो उसको बहुत उसको मानसिक प्रताड़ना सहनी पड़ती है, उसका दोनों भूमिकाओं में रहना जब उसको मुश्किल लगने लगता है, तो वो इसी कश्मकश में वो टूटती चली जाती है और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है और यहीं पर ये उपन्यास समाप्त हो जाता है। इसके बाद इनका उपन्यास आता है सुखदा, ये 1953 में आया है। ये आज़ादी के बाद का उपन्यास है, लेकिन इसमें भी कुछ जो भूमिकाएँ हैं, जो उसकी कथा है, जो इसका विचार तंतु है, वो लगभग वैसा ही है जैसे इसके पहले के उपन्यासों में है। यहाँ भी नारी जो है वो पीड़ा की प्रतिमूर्ति ही बनकर आती है। ये जो सुखदा है वो सुख-सुविधाओं में पली-बड़ी युवती है, वो एक अच्छे जीवन की याचना की एक कामना करती थी। उसका विवाह जब होता है तो एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में हो जाता है, तो उसका पति का वेतन बहुत कम है, आर्थिक दायित्व ज़्यादा है, तो वो उसके साथ सुखी नहीं रह पाती है। फिर वो किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह करना चाहती है, उदास रहने लगती है, फिर जाके क्रांतिकारी दल में शामिल हो जाती है। यहाँ फिर वो दिखाई देता है कि क्रांतिकारी दल में शामिल होती है तब, क्योंकि वो जीवन से अपने सुखी नहीं है। क्रांतिकारी दल के नेता से प्रेम करने लगती है। उसके पति को पता है, उसके पति उसको बुरा भी नहीं लगता है कि हाँ ठीक है, वो उसकी अनुमति देता है कि तुम उसके साथ संबंध बना सकते हो। तो क्रांतिकारी दल का एक नेता है हरीश, उसकी गिरफ्तारी होनी है, सरकार इनाम घोषित करती है, तो हरीश चाहता है कि कोई अपने दल का ही लेके सरकार इनाम ले ले। तो ये इनाम सुखदा के पति को मिलता है और सुखदा अपने पति को बहुत भला-बुरा कहती है, खरी-खोटी सुनाती है, तो उसका पति बहुत लज्जित भी होता है और फिर ऐसे घटनाक्रम चलते रहते हैं। फिर सुखदा बीमार हो जाती है, उसे क्षय रोग हो जाता है। उस वक़्त जो क्षय रोग यानी टीबी जो थी वो लाइलाज थी और सुखदा की मृत्यु हो जाती है। ये उपन्यास भी जो है सुखदा, ये धर्मयुग में प्रकाशित हुआ था पहले, बाद में ये उपन्यास के रूप में आया। यहाँ पर इस उपन्यास में ज्ञानेंद्र ने दिखाया है कि कैसे जो हमारी व्यवस्था की जो सशक्ततम इकाई है परिवार, वो कैसे टूट रहे हैं। स्त्री पुरुष के संबंध, जो पति पत्नी की भूमिका, वो कैसे तनाव उनमें बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पहली बार ज्ञानेंद्र इस ओर दृष्टि डाल रहे हैं जहाँ परिवार की वो बात कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि परिवार में कैसे बिखराव है, किस तरह से विनाश की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे-धीरे परिवार टूटता चला जाएगा। इसका भी अनुवाद गुजराती, मराठी में हुआ। इसके बाद इनका उपन्यास तिरपन में आता है विवर्त। ये भी साप्ताहिक हिंदुस्तान में पहले प्रकाशित हुआ था।
विवर्त में एक पराक्रमी तपस्वी पुरुष है, उसकी कहानी है जो कैसे अपराध की ओर चल पड़ता है। यहाँ पर पहली बार ये उनका उपन्यास है जहाँ पर केंद्र में एक पुरुष है, ना उनके सारे उपन्यास नारी को केंद्र में लेकर चलते हैं। तो इस उपन्यास में जितेन है और भुवन मोहिनी है, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन वर्ग भेद आता है क्योंकि भुवन मोहिनी बहुत धनी है और जितेन बहुत आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं है। लेकिन भुवन मोहिनी या उसके पिता को कोई परेशानी नहीं है। भुवन मोहिनी इसके लिए पूरी तरह से जितेन को एक तरह से उनको बताती है कि हमारे पिता को कोई परेशानी नहीं होगी, चलो हम तुम्हें मिलवा के लाते हैं उनसे। लेकिन जब वो मिलने जाता है, उसका घर देखता है, तो उसके भीतर एक ग्रंथि आ जाती है, जितेन के भीतर, और वो अपनी ही ग्रंथियों के कारण भुवन मोहिनी से विवाह से इनकार कर देता है कि विवाह नहीं हो पाता। फिर भुवन मोहिनी का विवाह एक सुखी संतुष्ट परिवार में होता है, वो अच्छा जीवन जी रही है। लेकिन जितेन के मन में तो गांठ है और उसको लगता है कि अब वो गांठ कैसे दूर होगी। भुवन मोहिनी पूरी तरह कोशिश करती रहती है, अंत तक ये कोशिश करती है कि ये गांठ उसकी दूर हो जाए और वो सारी सुख सुविधाएं उसको देने की कोशिश करती है। लेकिन जितेन जाते हैं वो क्रांतिकारी बन जाते हैं। यहाँ पर फिर जैनिन दिखाते हैं कि जिसके भीतर गांठ है, जिसके भीतर कोई कुंठा है, वो क्रांतिकारी बन जाता है और वो ट्रेन को उड़ा देता है। उसके बाद भाग कर आता है, पुलिस से बचता हुआ भुवन मोहिनी के घर में छुप जाता है। लेकिन भुवन मोहिनी जो है वो उसका उतने ही प्रेम से सत्कार करती है। अब उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि भुवन मोहिनी अपने घर में क्यों इतनी सुखी है, तो वो उससे बदला लेना चाहता है। उसके घर से गहने चुरा के भाग जाता है और फिर एक व्यक्ति आता है भुवन मोहिनी के पास और कहता है कि अगर वो 50,000 रुपए दे दे तो उसको गहने मिल जाएंगे। भुवन मोहिनी मना कर देती है। फिर कुछ कुछ घटनाएं ऐसी होती है, नाटकीय घटनाक्रम चलता है और भुवन मोहिनी को जो जितेन है वो बंधक बना लेता है, बहुत यातनाएं देता है। लेकिन फिर भी भुवन मोहिनी उससे प्रेम करना नहीं छोड़ती, वो उससे उतने ही प्रेम से बातें करती हैं, प्रेम से व्यवहार करती हैं। तो जितेन की गांठ खुलने लगती है और धीरे धीरे वो उसको वापस भेज देता है और वो एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में, यानी जिसका मनोवैज्ञानिक उपचार हो चुका हो, ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आता है। इसके बाद उनका उपन्यास आता है 1953 में व्यतीत। ये उपन्यास में जयंत है नायक, जिसके इर्द गिर्द घूमता है और जयंत भी कुंठाग्रस्त है। वो अपनी चचेरी बहन अनीता से प्रेम करता था, जिससे विवाह तो कभी हो नहीं सकता, सामाजिक मान्यता के खिलाफ है। और जैनिन सामाजिक मान्यता की रक्षा जरूर करते हैं, वो कभी भी अनीता से उसका विवाह नहीं करवा सकते थे। तो अनीता का विवाह कहीं और होता है और वो वैवाहिक जीवन में खुश है अपने। लेकिन अब उसको जयंत अपने अकेलेपन से दुखी है। अनीता जो है वो जयंत से भी संबंध बना के रखती है। जयंत बहुत गरीब है तो अनीता उसकी मदद करती रहती है, वो उसकी नौकरी के लिए कोशिश करती है। अनीता चाहती है कि वो विवाह कर ले, लेकिन जयंत पहले मना करता है, बाद में चंद्रकला से विवाह करता है। लेकिन उसका जीवन सुखी नहीं हो पाता क्योंकि वो अनीता को कभी भूल नहीं पाता। फिर उसका जो व्यवहार है वो असामान्य हो जाता है, लोग उसे पागल कहने लगते हैं। फिर उसकी पत्नी भी जो चंद्रकला है वो छोड़कर चली जाती है। फिर जयंत जो है वो अकेला हो जाता है, फिर वो युद्ध में भाग लेने चला जाता है। यानी फिर जयंत ये दिखाते हैं कि युद्ध में भाग लेने या क्रांतिकारी या देश की रक्षा के लिए हो ही जाता है जो कि अंदर से कुंठित है या जीवन में सुखी नहीं है, और वहां से घायल होकर लौटता है। उसके बाद अनीता फिर जाती है उसके पास और जैनिन की जैसी मान्यता है तो जयंत की वो इच्छाओं को पूर्ण करती है और सामंजस्य बैठाने की कोशिश करती है कि जयंत जो है वो अपने व्यवहारिक जीवन में और अपने भावनात्मक जीवन में सामंजस्य स्थापित कर सके। इसके बाद इनका उपन्यास आता है जयवर्धन। तो जयवर्धन जो उपन्यास इनका है ये एक विस्तृत कालखंड में लिखा हुआ उपन्यास है, ये एक बार में इन्होंने नहीं लिखा है। ये जो लिख रहे हैं उपन्यास, ये पहले कुछ उपन्यास इन्होंने इसका परख के बाद ही लिख लिया था कुछ हिस्सा, और उसके बाद अपने पुत्र के बहुत कहने पर उन्होंने दोबारा ये उपन्यास लिखा है। तो लंबे कालखंड पे ये उपन्यास है। जयवर्धन जो उपन्यास है ये डायरी शैली में लिखा गया है। जो इसके जयवर्धन है जो एक राष्ट्राधिपति है, वो इला से प्रेम करते हैं और जब उन दोनों का विवाह होता है तो विवाह की अगली सुबह ही वो गायब हो जाते हैं। और पता ये चलता है कि क्यों जयवर्धन गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो विवाह संस्था में विश्वास नहीं करते। प्रेम और विवाह की जो द्वैत की समस्या है, जो जैनिन हमेशा मानते हैं कि दोनों एक साथ नहीं हो सकता, वो यहाँ पर सामने आती है। फिर कथानक में बहुत सारी और घटनाएं होती हैं, विचार है, दर्शन है, आदर्श है, राजनीतिक घात प्रतिघात है। फिर जैनिन अपनी, क्योंकि जो जयवर्धन है वो अपने मन को नहीं संभाल पा रहा है, तो इसलिए राज्य की समस्याओं को भी नहीं संभाल पाता है, तो शासन में भी द्वंद्व शुरू हो जाता है। और इस तरह से ये उपन्यास जो है सामाजिक और राजनीतिक ताने-बाने में उलझता रहता है। इसके बाद इनका उपन्यास आता है मुक्तिबोध। ये जो मुक्तिबोध उपन्यास है, ये उपन्यास 65 में आ रहा है। इस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसमें सहाय हैं
जो उसके प्रमुख पात्र हैं, उनकी पत्नी है राजश्री और प्रेमिका है नीलिमा। हर एक उपन्यास में हम ये देख रहे हैं कि कोई ना कोई एक तीसरा पक्ष जरूर है, जहाँ जो प्रेम का त्रिकोण बनाता है। तो यहाँ पर जो राजश्री जो पत्नी है वो बहुत खुले विचारों की है, वो उनकी प्रेमिका से चिढ़ती नहीं है नीलिमा से, जब वो उसको भी स्वीकार करती है। यहाँ पे जब उनको जो सहाय जी हैं, जब उन्हें मंत्री पद दिया जाता है तो वो नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि उनके मंत्री पद का फायदा उनके ही परिवार के दूसरे सदस्य उठाएंगे। लेकिन बहुत सबके कहने से वो मंत्री पद को स्वीकार कर लेते हैं, तो बाकी परिवार तो खुश हो जाता है, लेकिन वो खुश नहीं रह पाते, वो आत्मपीड़ा की स्थिति में आ जाते हैं। और उपन्यास का अंत ही सुखात्मक है या दुखात्मक ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो मंत्री बन गए हैं, लेकिन वो खुद सुखी नहीं है। तो उसके बाद से ये उपन्यास यहाँ पर खत्म होता है। इसी तरह से ये जो उपन्यास है मुक्तिबोध, ये उपन्यास का विषय बहुत जटिल है और साथ में नवीन है। जो प्रौढ़ और परिपक्व प्रेम अभिव्यंजना इसमें दिखाई देती है, वो इसके पहले नहीं दिखाई दी है। इसके बाद इनका उपन्यास आता है अनंतर। इसकी रचना जैन ने आकाशवाणी के लिए की थी। तो पहले ये उपन्यास अन्य पुरुष में चल रहा था, बाद में रेडियो मंचन में परेशानी आई तो ये उपन्यास प्रथम पुरुष में लिखा गया। इस उपन्यास में मध्यवर्गीय परिवार में प्रेम और परिवार में द्वंद्व कैसे होता है, इसको लिखा गया है। यहाँ पर भी नायक आदित्य है, उसकी पत्नी चारू है और प्रेमिका अपराजिता है। यहाँ पर भी त्रिकोण उत्पन्न होता है और पत्नी क्योंकि प्रेमिका को स्वीकार नहीं कर पा रही है, इसलिए बहुत सारी समस्याएं घर में और बाहर आती रहती हैं। और धीरे धीरे ये दिखाई देता है, इसका सुखद अंत होता है जहाँ पे सब एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं। और वो ये दिखाना चाहते हैं जैनेन्द्र यहाँ पर कि प्रेम होने से परिवार कभी विघटित नहीं होता, जबकि स्नेह में वृद्धि होती है। तो ये भी एक, यानी जो बाहर आप प्रेम करते हैं पत्नी के अलावा किसी और से, ये कोई सामाजिक दोष नहीं है। तो ये भी एक अपनी तरह का, ये जो जैनेन्द्र की मान्यता है उसको समर्थित करता हुआ उपन्यास है। इसके बाद उपन्यास आता है अनाम स्वामी। ये त्यागपत्र त्यागी की कहानी माना जाता है और यहाँ पर प्रोफेसर शंकर उपाध्याय हैं, जो वसुंधरा से प्रेम करते हैं और शादी नहीं हो पाई है इसलिए कष्ट पा रहे हैं। बाद में वसुंधरा की शादी किसी और से हो जाती है और वो क्योंकि संतान नहीं प्राप्त कर पा रही है तो उसका पति उसे सलाह देता है कि वो शंकर से संतान की प्राप्ति करे, लेकिन उसको केवल कष्ट देने के लिए शंकर ये प्रस्ताव अस्वीकार कर देता है। और बाद में शंकर इतना ज्यादा कुंठित हो जाता है और इतनी ज्यादा उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति बुरी हो जाती है कि वो अपनी पत्नी को भी मार देता है और वसुंधरा के पति को भी एक इंजेक्शन लगा देता है जिससे वो अपाहिज हो जाते हैं। और इसके बाद वो शुरुआत में ही स्वीकार कर लेता कि अगर कि कहीं अगर पत्नी उसकी जो प्रेमिका थी उसका विवाह हो चुका है, अब उसको उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं, शायद इतना दर्दनाक या इतना दुखांत नहीं होता ये उपन्यास। लेकिन यहाँ पर ये उपन्यास दुखांत में समाप्त होता है। इसके बाद उपन्यास आता है अनाम स्वामी। ये त्यागपत्र का जो नायक है लगभग उसी की अगली कड़ी है। बाद में अपने पुत्र की वजह से ही इन्होंने इसको पूरा किया था। इनका अंतिम उपन्यास है दशार, जिसमें 10 कहानियां हैं जो उपन्यास की तरह से जोड़ी गई हैं। सरस्वती नाम की युवती इसकी नायिका है। पति से संबंध तनावपूर्ण होते हैं, उनको छोड़ के चली जाती है, बाद में वो वेश्या बन जाती है। अब वो सरस्वती नाम बदल के रंजना हो जाता है और वो फिर एक संस्था बनाती है जहाँ सभी वेश्याएं हैं और वो लोग ये समाज के सुधार का एक प्रयास करते हैं कि जो भी व्यक्ति उनके पास आ रहा है, चाहे वो गुंडा है, चाहे वो बदमाश है, चाहे वो कोई नेता है, मंत्री है, जो भी है, वो कहीं ना कहीं से ईर्ष्या द्वेष और प्रतिशोध से जल रहा है, वो किसी को पीड़ित करना चाहता है या वो कुंठित है, वो परेशान है, तो हमें उनको प्रेम से उनका उपचार करना है। यानी ये जो उनका काम है वो केवल किसी को सुख देना नहीं, उसका उपचार करना है। मनोचिकित्सक बनकर वो अपने जीवन को की सार्थकता को सिद्ध करना चाहती है और इस तरह से वेश्या के रूप में भी वो जो सभी वेश्याएं हैं उनका जीवन संतुष्ट और गर्व से भर जाता है। यानी उसमें भी वो एक जन सेवा का अवसर ढूंढ रही है। इस तरह हम उपन्यासों में देखते हैं कि जैनेन्द्र के उपन्यासों में उनका व्यक्ति पक्ष महत्वपूर्ण है और उसी के मनोभावों का वो चित्रण करते हैं। और कुछ मान्यताएं जैनेन्द्र की ऐसी हर उपन्यास में दिखाई देती हैं जो हमारे सामान्य सामाजिक जो मान्यताएं हैं उससे वो बिल्कुल अलग है। त्यागपत्र उपन्यास पर हम विस्तार से बात करते हैं। त्यागपत्र उपन्यास लगभग 37 में प्रकाशित हुआ है और इस उपन्यास की शुरुआत में ही जैनेन्द्र ने ये बता दिया है कि ये उपन्यास सर एम दयाल जो है वो चीफ जज हैं, उन्होंने अपना जजी त्याग दी है, उनका स्वर्गवास हो गया है। उनकी पांडुलिपियों में उनको एक लेख मिला है या एक जो उपन्यास है वो मिला है उनके हस्ताक्षर के साथ। वो इसको कहानी कह रहे हैं, मूल लेख अंग्रेजी में है, वो उसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर कर रहे हैं और नाम और स्थान बदल दे रहे हैं।
अब उन्होंने जज जो एम दयाल है उनका नाम बदलकर उन्होंने प्रमोद कर दिया और उसके आधार पर ही प्रमोद के माध्यम से ये उपन्यास शुरू होता है। तो ये उपन्यास में दयाल आरंभ में आएंगे और फिर वो अंत में आएंगे, जब वो इस उपन्यास में त्याग पत्र दे रहे हैं तभी आएंगे। बीच में प्रमोद है जो इस उपन्यास का वक्ता कह लीजिए या उपन्यास को नरेट करने वाला है। मृणाल उसकी बुआ है। उनकी मृत्यु के बाद ही जज साहब ने यानी कि प्रमोद ने या अप्रत्यक्ष रूप से दयाल जी ने इस्तीफा दिया है, अपना त्याग पत्र दिया है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये उसमें कथा के रूप में दिया हुआ है। त्यागपत्र असल में एम दयाल का ही त्यागपत्र है, मृणाल का नहीं है। मृणाल ने अपनी इच्छा से ऐसा जीवन का वर्ण किया है जहां वो पूरे जीवन में कष्ट ही भोगती रही है। उपन्यास में एक परिवार है, ये जो उच्च मध्य वर्गीय परिवार आप कह सकते हैं, वो परिवार है, उसकी कथा है। और उस उच्च मध्य परिवार की जो बेटी है यानी मृणाल, वो किस तरह से किस स्थितियों में आ जाती है, कैसे अपना जीवन बिताती है, ये पूरे उपन्यास में हमें दिखाई देता है। प्रमोद अपनी बुआ मृणाल से बहुत प्रेम करता है। दोनों के बीच में उम्र का काफी फासला है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी बुआ से बहुत प्रेम करता है, उसका हर काम करता है। उसी के माध्यम से सारी सूचनाएं यहाँ पर मिलेंगी। आरंभ होता है मृणाल के स्कूल के दिनों से, जहाँ वो एक सामान्य बच्ची जैसी बहुत शरारती है, नटखट है, चुलबुली है, उसकी सखी शीला है। लेकिन आरंभ में ही हमें ये दिखाई दे जाता है कि ये जो मृणाल है वो अपने आप को पीड़ित करवाने से कभी भी चूकती नहीं है। आत्म पीड़ा जो है वो उसके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। क्लास में शीला एक शरारत करती है और जब दंड की बारी आती है तो मृणाल उस शरारत को अपने लिए स्वीकार कर लेती है कि मैंने ही ये की है। और यहाँ उसको पहली बार दिखाई देता है कि वो किस तरह से आत्मपीड़ा को स्वीकार कर रही है। शीला के घर में मृणाल आती जाती है तो उसके भाई से उसके प्रेम संबंध स्थापित हो जाते हैं। ये बात जब प्रमोद की माँ यानी जो मृणाल की भाभी है उनको पता चलता है तो वो उसकी खूब पिटाई करती है। मृणाल उस मार को भी चुपचाप सहन कर लेती है। अब जो मृणाल के भाई भाभी हैं वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मृणाल का विवाह हो जाए, क्योंकि प्रेम तो बहुत ही उसने गलत किया, उसने कैसे इस हद तक वो आगे बढ़ सकती है। तो उसका विवाह एक उससे बहुत बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ, एक प्रौढ़ व्यक्ति के साथ, जबकि वो किशोरावस्था में कर दिया जाता है। और वो इस स्थिति को भी स्वीकार कर लेती है। ससुराल चली जाती है, वहां वो माँ बनने वाली है, लेकिन ससुराल में कभी खुश नहीं रह पाती। उसका पति उसे बहुत पीटता था। वो अपने मैके जब आती है तो वो नहीं जाना चाहती थी ससुराल वापस। तो लेकिन उसके जो भाई भाभी थे उन्होंने उसको, क्योंकि एक विवाहिता स्त्री घर में कैसे रह सकती है अपने मैके में, तो उसको जाना ही पड़ेगा। तो उसको वहां भेज दिया जाता है। वहां जाने पर वो अपने पति से प्रेम करती, वो कहती है कि जो पति है वो तो परमेश्वर होता है, परमेश्वर से तो हमें कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, सच्चाई के साथ उसके साथ जीवन बिताना चाहिए। तो वो अपने पहले प्रेम संबंध की बात अपने पति को बता देती है। पति इस पर कैसे इसको बर्दाश्त कर सकता था, तो वो उसको मार पीट के घर से निकाल देता है। उसकी जो नवजात बच्ची है वो भी मर जाती है। अब वो वहां से निकल कर जब जाती है तो वो अपने मैके वापस नहीं जाती। ये प्रश्न उठाते हैं बहुत से लोग कि आखिर वो अपने मैके भी तो जा सकती थी, वो क्यों नहीं जाती अपने घर वापस। तो यहाँ पे मृणाल ये कहती है कि वो कैसे जाती मैके, जब उसका पति उसको अपने घर रखना नहीं चाहता तो उसके घर कैसे रहे। और जब मैके, स्त्री का तो मैका तब तक ही होता है जब तक ससुराल होता है। जब ससुराल से निकाली गई स्त्री के लिए तो कहीं पर भी ठौर नहीं है, कहीं सहारा नहीं है, तो वो निकल जाती है घर से, एक कोयले वाले के घर चली जाती है, वहां रहने लगती है। अब वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। प्रमोद उससे मिलने जाता है तो वो अपनी स्थिति उसको बताती है और ये भी वहां बताती है कि अब ये आदमी जो है ये भी हमको ज्यादा दिन अपने पास नहीं रखेगा, ये हमको छोड़कर अपने घर चला जाएगा। और कुछ समय बाद होता भी ऐसा ही है। वो कोयले वाला जो है उसको मारपीट करके चला जाता है। अब मृणाल फिर अकेली है। उसका अस्पताल में उसका प्रसव होता है, एक बच्ची को वो जन्म देती है। तो ये मिशन का अस्पताल है, तो वो लोग उससे कहते हैं कि तुम यहीं पे नर्स बन जाओ और ईसाई धर्म स्वीकार कर लो, तो हम तुमको यहीं पे रख लेंगे। लेकिन वो ईसाई धर्म स्वीकार नहीं करती, ना नौकरी स्वीकार करती है और कोई प्रलोभन स्वीकार नहीं करती और वहां से चली जाती है। अब इसके बाद पता चलता है कि प्रमोद से विवाह की बात चल रही है और वो लड़की देखने जिस घर में जाता है तो वहां उस घर में उसको नौकरानी के रूप में मृणाल दिखाई देती है। उसको पता चलता है कि उसकी दोबारा भी उसके बच्ची की मृत्यु हो चुकी है। और जब उस लड़की के घर वालों को पता चलता है कि मृणाल जो है वो प्रमोद की बुआ है तो वो रिश्ता भी तोड़ देते हैं, यानी प्रमोद से उसका रिश्ता भी नहीं होता उस लड़की का, और मृणाल को भी नौकरी से निकाल देते हैं। अब दोबारा मृणाल पूरे समाज में, जो समाज हर तरफ से शोषण करने में लगा हुआ है, अकेली है। और अब यहाँ से वो फिर नारकी जीवन जीने को विवश हो जाती है और एक तरह से वो ऐसी जगह पहुंच जाती है जहाँ पे श्लील अश्लील का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। प्रमोद बार बार उससे कहता है कि मेरे साथ घर चलो,
जब वो कोयले वाले के यहाँ था तब भी उसने कहा था, जब वो यहाँ मिलता है तब भी कहता है कि चलो मेरे साथ घर चलो, लेकिन वो नहीं जाती कि वो घर तो तुम्हारी माँ का है। अब प्रमोद वकील बन गया है, बड़ा जज बन गया है, वो तभी भी चाहता है कि बुआ उसके साथ चले, लेकिन वो फिर नहीं स्वीकार करती है और प्रमोद से कहती है कि अब वो जिस बस्ती में रह रही है, जो नारकीय बस्ती है, जहाँ पे सब बुरे लोग ही रहते हैं, जहाँ पे वेश्याएं हैं, जहाँ पर अपराधी हैं, जहाँ पर पॉकेट मार या जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो रहते हैं, तो वो कहती है कि तुम यहीं पर पैसे खर्च करो और इनके ही जीवन को सुधारो। लेकिन वो प्रमोद जो है वो वैसा नहीं करता है और फिर एक दिन पता चलता है प्रमोद को कि उसकी बुआ की मृत्यु हो गई। तब उसके मन में पश्चाताप जागृत होता है और वो जजी से त्यागपत्र दे देता है कि मैं किस हैसियत से दूसरों का न्याय करूं जब मैं अपनी बुआ के साथ ही न्याय नहीं कर पाया, मेरी बुआ के साथ जीवन भर अन्याय होता रहा। तो यहाँ पर खत्म हो जाती है ये कथा। इस पूरी कहानी का जो ताना बाना बुना गया है वो प्रमोद के माध्यम से बुना गया है। कहानी मृणाल की है, लेकिन वक्ता कहानी का बताने वाला जो कथावाचक है वो प्रमोद है। तो वही कहानी के हिस्से सामने आ सकते हैं जिनमें प्रमोद प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हो, यानी जो बातें उसके सामने हुई हो, जो घटनाएं उसके सामने हुई हो या प्रमोद ने देखी हो, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि जिन घटनाओं के बारे में मृणाल ने उसे बताया हो वो घटनाएं प्रमोद लिख सकता है। और तीसरी चीज है कुछ और सूचनाएं जो कहीं कहीं और से उसे पता चली है, तो वो घटनाएं भी सूचना के रूप में सामने आ गई हैं। तो ये 3 प्रकार की घटनाएं ही यहाँ पर दिखाई देती हैं। और इसीलिए अगर जैनेन्द्र स्वयं ये कथा लिखते या मृणाल अपनी कथा स्वयं कह रही होती तो शायद कुछ और चीजें भी इसमें जुड़ सकती थी। तो यहाँ पर एक इसकी ये सीमा भी है और यही इसकी विशेषता भी है। यहाँ पर सारे समय हमें मृणाल आत्मपीड़ा में ही दिखाई देती है। साहसी है, बर्दाश्त करने को तैयार है, लेकिन वो विद्रोह नहीं करती, वो कहीं पर भी विरोध नहीं करती, वो सीधे सीधे हर चीज को चुपचाप सहती चली जाती है, बस करती वो है जो उसे ठीक लगता है अपने हिसाब से। वो कभी भी अपनी पीड़ा का भी वर्णन बहुत खुलकर नहीं करती, वो केवल बताती है कि देखो जैसे अगर कोयले वाले के यहाँ आकर प्रमोद उससे मिल रहा है तो वो किसी कष्ट में नहीं बताती, वो सीधे बस ये कहती है कि देखो अब ये भी हमको छोड़कर चला जाएगा। अपने जब मैके गई है उसका पति उसको इतना पीड़ित करता है तभी भी वो खुलकर नहीं कहती कि हमको वहां नहीं जाना, हम यहाँ ही रहना चाहते हैं। जब उसका विवाह हो रहा है तभी भी वो, जब अनमेल विवाह है तभी भी वो इतना खुल करके विरोध नहीं करती, पति के परित्याग पर भी वो उसका विरोध नहीं करती, समाज उसको अकेला छोड़ देता है उसके साथ विरोध तब भी वो विरोध नहीं करती। वो कहती है समाज से अलग हटके हम कहाँ जाएंगे, समाज को वो तोड़ना नहीं चाहती है। तो ये जो पूरे जो उपन्यास है इसकी शैली डायरी और संस्मरण की शैली है और ये ध्यान लेखक का केवल मृणाल के ऊपर है, मृणाल की कहानी के ऊपर ही है। इसके अगल बगल उस समय के समाज की बाकी स्थितियां या और किसी का चरित्र इसमें उभर के उतना सामने नहीं आता है। इसी तरह चरित्र चित्रण पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें मुख्य रूप से चरित्र दिखाई देता है मृणाल का, प्रमोद का, और इसके अलावा भाई भाभी हैं या कोयले वाला है या उसका पति है, ये बहुत संक्षेप में समय समय पर थोड़े थोड़े समय के लिए आए हुए हैं। खास बात इस उपन्यास के चरित्र चित्रण में ये दिखाई देती है कि इसके चरित्र स्थिर चरित्र, उनका विकास नहीं होता है। अर्थात जो चरित्र का, जैसे अगर मृणाल हमें शुरुआत में ही दिखाई देता है कि वो आत्म पीड़ा को स्वीकार करती है तो वो पूरे उपन्यास में आत्म पीड़ा को स्वीकार करती है। हमें शुरू में ही दिखता है कि वो विरोध या विद्रोह नहीं करती खुल करके, तो वो कभी भी उपन्यास में नहीं करती। प्रमोद का चरित्र हमें शुरू में ही दिखाई देता है कि वो अपनी बुआ से बहुत प्रेम करता है, वो बुआ को की बहुत मदद करना चाहता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता, वो खुल करके सामने नहीं आ पाता। तो ये सारे समय हमें ऐसा ही दिखाई देता है, यानी सारे चरित्र स्थिर चरित्र हैं। समय के साथ परिस्थितियां जरूर उनकी बदल रही हैं, लेकिन कभी भी समय के साथ वो पात्रों का चरित्र नहीं बदल रहा है। ये चाहे मुख्य पात्र है प्रमोद मृणाल और चाहे वो सहायक पात्र हैं, कोई भी बदलता नहीं है। मृणाल के जीवन में जो पीड़ा है उसका कारण क्या है? हमारे समाज की 2 धारणाएं, एक यौन शुचिता और दूसरा पतिव्रता। यौन शुचिता हमारे यहाँ की ऐसी धारणा है जो, और पतिव्रता भी, जो केवल स्त्रियों पर लागू होती है, और ये दोनों धारणाओं के कारण ही स्त्री का जीवन नरक होता है। अगर यौन शुचिता की धारणा पुरुषों के प्रति भी होती तो अगर मृणाल ने किसी से प्रेम किया था तो उस व्यक्ति को जिससे उसने प्रेम किया था उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। वो समय के साथ अपना विकास करता है, वो अच्छी एक सेवा में जाता है, वो नौकरी करता है और बाद में अपराध बोध में चाहे नौकरी का त्याग कर देता है या विवाह नहीं करने का निर्णय ले लेता है, लेकिन उसके जीवन में उसको कष्ट नहीं उठाने पड़ते, कभी भी उसको तिरस्कार नहीं सहना पड़ता। इसी तरह पतिव्रता की धारणा
उसका पति उसे निकाल सकता है घर से, लेकिन अगर वो घर से निकल आती है तो ये उसका दोष होता है। वो कोयले वाले के यहाँ कैसे जा सकती है? वो कहीं भी और जा सकती थी, वो मर सकती थी, लेकिन कोयले वाले के यहाँ उसे नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वरना उसके पतिव्रता की धारणा खंडित होती है। तो ये जो 2 धारणाएँ हैं, ये किसी भी स्त्री के जीवन को नारकीय बना देती हैं। बाकी बेमेल विवाह के जो कष्ट हो सकते हैं, जो परेशानियाँ हो सकती हैं, ये भी इसमें दिखाई देता है, लेकिन ये बहुत संक्षिप्त में दिखाई देता है। ये दोनों धारणाएँ के साथ-साथ किसी का खुल करके विद्रोह ना करना, स्थितियों को स्वीकार करते जाना, ये भी एक समस्या का कारण है। प्रमोद की माँ वो भी स्त्री हैं, लेकिन वो मृणाल के साथ नहीं देती, वो उसे आर्य गृहिणी बनाना चाहती हैं। मतलब जो सारे जो स्त्रियों के, जो पत्नी के जितने मानदंड हैं, वो उसको पूरा करे। और क्योंकि मृणाल ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए समाज उसे दंडित करता है और पूरा जीवन दंडित करता है। ये दंड केवल उसे ही मिलता है, किसी और को नहीं। जो उसके भाई-भाभी हैं, उनका जीवन ठीक रहता है, प्रमोद का जीवन भी ठीक रहता है, उसका पति है, उसका जीवन भी ठीक रहता है, कोयले वाले का जीवन भी सही है, जिससे उसने प्रेम किया था, उसका जीवन भी सही है। दंड की भागी कौन होती है? सिर्फ मृणाल होती है। इसी तरह से जो बाकी चरित्र आपको दिखाई देते हैं, वो भी स्थिर चरित्र हैं। संवादों पर हम आते हैं, तो हमको ये दिखाई देता है कि इसमें संवाद जो हैं, इस उपन्यास में, वो बहुत कम है। संवाद केवल मृणाल और प्रमोद के ही हैं। इसके अलावा किसी के भी संवाद नहीं है। कभी भी कोयले वाला या मृणाल और उसका पति या भाई-भाभी उसके आपस में कोई बातचीत नहीं करते हैं। परिवेश जो है वो एक संपन्न मध्यवर्गीय परिवेश हमें दिखाई देता है, जहाँ हमें दिखता है कि मृणाल बग्घी में पढ़ने जाती थी, ससुराल जाती है तो वहाँ पर भी कार है। जब वो कोयले वाले के यहाँ जाती है तो उसका निम्न वर्गीय प्रवेश हो जाता है, किस तरह कोठरी में रह रही है, कहाँ कैसे गंदगी है, ये सब वहाँ पे दिखाई देता है। इसी तरह से हम और आगे बढ़ते हैं, इसके भाषा शिल्प पर हम आते हैं। तो जैसा कि दिखाई दे रहा है कि अनुवाद तो जो है वो अंग्रेजी से अनुवाद किया गया है ये उपन्यास, क्योंकि अंग्रेजी में उन्हें प्राप्त हुआ है एम दयाल का। तो इस अनुवाद के कारण भी कहीं-कहीं भाषा में आपको दिखाई देगा, जहाँ पे अनूदित चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती है सामान्य भाषा की अपेक्षा। यहाँ पर कभी भी जो भाषा है, उसमें आप संवादों में देखिए और भाषा में देखिए कि कभी भी बहुत तीव्र नहीं है। अगर कोई असहमति भी व्यक्त करता है, तो बहुत आसानी से कह देता है। भाषा इसकी बोधगम्य रहती है। जैसा आरंभ होता है, वैसा ही इसका अंतिम हिस्सा भी वैसा ही है। आरंभ भी आत्मसंवाद से है, तो अंत भी आत्मसंवाद से है। प्रमोद के पास खबर आती है कि बुआ मर गई हैं और वो उसके बाद से बहुत दुखी होता है कि मैं तुम्हारे जीते जी राह पर नहीं आया, तो अब मैं ये जी छोड़ता हूँ। चलिए, जो संवाद है और जो भाषा है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर ही करते हैं। तो भाषा इसकी उन्होंने जो जेनिन में रखी है, वो तत्सम प्रधान रखी है। उर्दू फारसी मिश्रित भाषा इसकी नहीं है, शुद्ध है, तत्सम प्रधान सहज भाषा है। काव्यात्मक नहीं होने दिया है कहीं पर भी उन्होंने अपनी भाषा को। क्रोध और नाराजगी भी अगर प्रकट होती है, तो बड़ी ही संयत भाषा में होती है। भाषा कभी असंयत नहीं होती। पति उसको निकाल रहा है मृणाल को घर से, तो भी बस इतना कहता है कि मैं तेरा पति नहीं हूँ, जाओ। तो इसके अलावा मैके चली जाओ या जहाँ जी चाहे जाओ। तो कभी भी असंयत नहीं होता है। जो पीड़ा है, जो पूरे उपन्यास में, वो भाषा के माध्यम से दिखाई देती है। एक और खास चीज़ हम इस उपन्यास में देखते हैं कि इस उपन्यास में वास्तव में देखा जाए तो कोई खल पात्र नहीं है। सब अपनी-अपनी जगह विवश हैं, अपनी मान्यताओं से, अपने या अगर कोई खल पात्र हो सकता है, तो वो समाज हो सकता है। अगर उसका भाई मृणाल का उसके लिए कभी उसका पक्ष नहीं लेता, वो घर का मुखिया है, वो कह सकता था कि नहीं, मृणाल वापस ससुराल नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। लेकिन वो नहीं कह पाता है, क्योंकि समाज को क्या जवाब देगा? वो कह सकता था कि नहीं, मैं अपनी बहन का विवाह इतने बड़े आदमी से, प्रौढ़ व्यक्ति से नहीं करूँगा। लेकिन उसको तो किसी भी तरह से बहन का विवाह करना था, क्योंकि वो तो किसी और से प्रेम संबंध स्थापित कर लिया था उसने, तो वो समाज को क्या जवाब देगा? तो वो अपने में है, उसकी भाभी भी कोई बुरी नहीं है, वो भी उसे मारती हैं या विवाह करना चाहती हैं, तो इसीलिए क्योंकि समाज का डर उन्हें भी है। बल्कि जब उसको ज़बरदस्ती ससुराल दोबारा भेजा जा रहा है, तो वो उसे बहुत भावुक सा रो-रो करके संदेश देती हैं कि पति के साथ कैसा रहना चाहिए। वो उसके पति से भी कहती हैं कि भई थोड़ा-सा ध्यान रखना इसका। प्रेम वो भी उससे करती हैं। कोई भी समाज के खिलाफ नहीं जा पा रहा है। तो एक तरह से हर व्यक्ति अपनी मानदंड, अपनी सोच के हिसाब से चल रहा है, इसीलिए वो खल पात्र नहीं दिखाई देता है। समाज ही जो है वो है। इसी तरह से इसकी शैली डायरी की है और संस्मरणात्मक शैली है। जो कहानी जो कि प्रमोद ने कही है, इसलिए इसकी अपनी एक सीमाएँ हैं। मृणाल का जो जीवन है, वो दुखों का कारण, यही 2 धारणाएँ हैं जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं।
और समाज इसका मुख्य खलनायक है। अगर मृणाल समाज को तोड़ना चाहती तो शायद उसकी स्थिति कुछ अलग होती, अगर वो विद्रोह कर सकती, लेकिन वो विद्रोह नहीं करती है और वो सभी चीज़ों को स्वीकार कर लेती है। आज की इस कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।